मैं रद्दी से चुनकर मीनारे सजा दूं, मैं कागज़ की कश्ती पर दुनिया बसा दूं, जो पर्वत से निकले विचारों की गंगा, मैं झट से उतर कर एक डुबकी लगा लूं। जीवन के गीतों में मैं भी तो झूमूं, अभावों के चंगुल से मुझको छुड़ाओ। 17 वर्ष की उम्र में आपने बताया कि आप किताब लिखें। अभी 19 वर्ष आपकी उम्र हो रही है। आपके पास लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? कला को सीखने और उसके प्रस्तुतिकरण की कोई निश्चित उम्र नहीं है। एक शॉर्ट में आप बता पाएँ कि ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए? तो आपको अवसर की तलाश होनी चाहिए। बाकी अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो आप किसी भी समय अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग किताब पढ़ने में बहुत कम बिलीव रखते हैं। और चूँकि आप बता रहे थे 19 साल के, मेरा भी एज उसी के आसपास में है। लोग सोशल मीडिया पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो वैसे लोगों को क्या मैसेज देना, क्या कहना चाहेंगे? किताब, कितने लोग ऐसे हैं, कई लोग मुझे मिलते हैं कहते हैं कि मैं किताब पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मन ही नहीं लगता है। तो कैसे अपने आप का मन को रसाया जाए, बसाया जाए किताबों में? आप ये जो फ़ोन या अन्य सोशल मीडिया का जो चुंबक है उसे अपने आप को छुड़ा ही नहीं सकते। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है? ये आपको वही चीज़ें दिखाता है जिनमें आपकी रुचि है। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि हम पढ़ना तो चाहते हैं पर कहाँ से शुरू करें? जिस तरह की सामग्री आपको आपका सोशल मीडिया प्रेषित कर रहा है, कहीं ना कहीं वो प्रतिबिंबित करता है कि आपकी रुचि किन विषयों में है। तो आप उन्हीं विषयों से जुड़ी हुई पुस्तकें पढ़ सकते हैं। इतने कम उम्र में आप एक किताब लिख चुके हैं, आगे का क्या इरादा है? आप पत्रकारिता के, मुझे जानकारी मिली है कि आप पत्रकारिता के छात्र भी हैं, तो आगे का क्या इरादा है? जर्नलिज्म करना है, किताबें लिखना है, क्या करना है? जब ये किताब पब्लिश हुई होगी तो घर वालों का और रिश्तेदारों का और गाँव के इलाकों का और स्कूल वालों का, इन सब मतलब जो रिश्तेदार है, कैसा रिएक्शन था उन लोगों का, मम्मी पापा खासतौर से? स्वागत है आपका आज़ाद सोच पर और मैं हूं आपके साथ नैयर आज़म। दोस्तों, हम जिस फील्ड में, जिस इलाके में या जिस क्षेत्र में कह लीजिए करियर बनाने जा रहे हैं अपना, उसमें कहा जाता है कि आप जितनी ज़्यादा किताबें पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा आपके पास ज्ञान होगी, और जितनी ज़्यादा ज्ञान होगी उतने ही तर्क संगत तरीके से अपनी बातों को रख पाएंगे। चूँकि पत्रकारिता का पहला स्टेप होता है, या फिर एक अच्छे जानकार बनने का एक पहला स्टेप होता है कि आप किताबें पढ़ें। जितनी ज़्यादा पढ़ेंगे किताब उतनी अच्छे से बात कर पाएंगे। लेकिन आज की इस इंटरव्यू में, आज की इस बातचीत में मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो किताब पढ़ने के स्टेप से आगे बढ़ चुके हैं और वो अब किताब लिखते हैं और किताब लिख चुके हैं। लेकिन हैरत वाली बात यह है कि किताब लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और कोई छोटी बात भी नहीं है। बड़ी बात यह है कि वो जिस उम्र में है उस उम्र में किताब लिखना ये अपने आप में कमाल की बात है। मेरे साथ आज गेस्ट हैं अनूप कृष्णवान। अनूप, सबसे पहले आज़ाद सोच पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए, आपकी उम्र क्या हो रही होगी? सबसे पहले भी बताइए। जिस वक्त मैंने ये किताब लिखी थी उस वक्त मेरी उम्र 17 वर्ष थी और वर्तमान में मेरी उम्र 19 वर्ष। यानी 2 वर्ष पहले आप किताब लिखे हैं। मुझे ये बताइए कि 17 साल या फिर 19 साल आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सबसे पहले ये बताइए। मैं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल ज़िले से मैं बिलोंग करता हूँ और मैंने अपनी 12वीं तक की शिक्षा देहरादून में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय से पूरी की है। मैंने आपकी किताब पढ़ी, जो आपकी किताब है त्रिदेवी। इस वक्त मेरे हाथ में भी वो किताब है, इस पर हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि 17 वर्ष की उम्र में आपने बताया कि आप किताब लिखें। अभी 19 वर्ष आपकी उम्र हो रही है। इस उम्र में तो लोग किताब पढ़ना सही से तरीका नहीं होता है किताब पढ़ने की, ज़्यादातर लोगों की बात करूँ तो। आपके पास लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? जी, मेरा ऐसा मानना है कि कला को सीखने और उसके प्रस्तुतिकरण की कोई निश्चित उम्र नहीं है। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है, या मैं ऐसे भी अभी हाल ही में फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज़ हुआ था, उसमें मुझे आमंत्रित किया गया था। वहाँ मैंने कई छात्रों को देखा जिन्होंने 13 वर्ष की आयु में भी किताबें लिखी हैं। अच्छा। तो इसको मैं कहूँगा कि कला के प्रस्तुतिकरण के लिए कोई निश्चित आयु सीमा नहीं है, लेकिन आपके पास अवसर होना चाहिए। मैं इतने बेहतर आर्थिक परिवेश से नहीं आता हूँ कि जहाँ पर मैं ये पूरे प्रकाशन की जो प्रक्रिया होती है उससे गुज़र सकूँ। इसके लिए भी आपको आर्थिक रूप से मजबूत होने की आवश्यकता होती है। लेकिन कोरोना के दौरान ये मुझे अवसर मिला कि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के साथ PMUY स्कीम के तहत मेरी मैन्यूस्क्रिप्ट का जो चयन हुआ, इसके पश्चात ही मैं ये पुस्तक लिख सका। तो आपको अवसर की तलाश होनी चाहिए। बाकी अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो आप किसी भी समय अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। एक सवाल मेरे मन में अभी बातचीत करते करते आई है कि आर्थिक रूप से आप बता रहे अपने बारे में उतने संपन्न नहीं हैं, और जाहिर सी बात है हम जिस परिवेश से आते हैं, खासतौर से हिंदी प्रदेश से आते हैं ना, यहाँ 90% लोग ऐसे ही है कि आर्थिक रूप से उतने संपन्न नहीं होते हैं। इसके बावजूद रास्ता कहीं ना कहीं से तो मिला होगा ना किताब लिखने का, कहाँ से मिला वो बताइए। बेसिकली कोई किसी स्कूल के कोई टीचर से,
कहीं से, तो उसके बारे में बताएं। जी, वर्ष 2021 में जनवरी माह में प्रधानमंत्री जी ने ट्विटर के माध्यम से एक संदेश दिया कि मैं इस देश के युवाओं से आह्वान करता हूं कि वे अपने क्षेत्र के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिनके विषय में अधिकतर लोग नहीं जानते हैं, उनके बारे में लिखें। तो इसके पश्चात जो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास है, उन्होंने पीएम युवा यंग अनऑथराइज्ड एंड वर्सेटाइल ऑथर करके एक स्कीम निकाली, जिसके तहत उन्होंने 30 वर्ष तक की आयु वर्ग से, क्योंकि ये युवा है तो 30 वर्ष तक के आयु वर्ग, मैक्सिमम एज 30 वर्ष। जी, मैक्सिमम 30 वर्ष थी। तो तब आप अपनी एक मैन्यूस्क्रिप्ट 5000 शब्दों में जमा करवा सकते थे, जिसमें आप अपनी पुस्तक का जो भी आइडिया है, चैप्टर प्लान है और सिनॉप्सिस है, उसे आप जमा करवाइए। और देश की 22 भाषाओं में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और वहीं से मेरी पुस्तक का चयन हुआ। देश भर में से इस प्रतियोगिता में 16,000 पांडुलिपियाँ जमा करवाई गई थी। अच्छा। और इसमें मेरा भी कुछ सबसे कम आयु वर्ग के बच्चों में चयन हुआ है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा किताब पर आते हैं। किताब आपकी जो है वो मैंने पढ़ी, बहुत शानदार लिखे हैं आप, नो डाउट। मेरी जहाँ तक सीमित ज्ञान है, मैंने जहाँ तक समझा है, दुनिया को देखा है, कहीं पर तो कोई त्रुटि मुझे लगी नहीं। और जाहिर सी बात होगी नहीं कि क्योंकि कई सारे एक्सपर्ट के नज़रिए में आप ये काम किए होंगे, इसको काम को अंजाम दिए होंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि किताब का नाम है आपका त्रिदेवी और इस पर 3 महिला की तस्वीर है। तो सबसे पहले मुझे ये इसके पीछे का नाम का जो मीनिंग है वो बताइए, फिर आगे बात करते हैं। इस नाम की भी एक बहुत रोचक कहानी है। जब मैं पांडुलिपि लिख रहा था तो मैं ये बिल्कुल अपने मन में पक्का कर चुका था कि मुझे इन 3 महिलाओं के ऊपर लिखना है, सरस्वती राजामणि, दुर्गा देवी बोहरा और कैप्टन डॉक्टर लक्ष्मी सहगल। अब ऐसे में हर लेखक के मन में एक ऊहापोह की स्थिति पैदा हो जाती है कि हम इस पुस्तक को क्या नाम दें। तो मैं हिंदू धर्म से आता हूँ, तो मैंने देखा कि इन तीनों के नामों के जो पहले देवी लगा दिए हैं। जी, जो पहले शब्द हैं सरस्वती, दुर्गा और लक्ष्मी, तो ये हमारे धर्म में जो महाशक्तियाँ हैं उनके नाम को ये प्रस्तुत करता है। तो मैंने भी अपनी पुस्तक का नाम त्रिदेवी रखने का ही निर्णय लिया, क्योंकि इन्होंने भी स्वतंत्रता संग्राम में इन्हीं महाशक्तियों की तरह योगदान दिया। इसमें तो कोई शक नहीं है, मैंने पढ़ी है किताब और मुझे लगता है कि हर किसी को पढ़नी चाहिए किताब, बिल्कुल। तो अब मुझे ये बताइए कि सरस्वती राजामणि, दुर्गा देवी बोहरा, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, इन तीनों के ऊपर जो किताब लिखी है आप, कहानी स्टोरी उनकी लिखी है, बहुत अच्छी बात है। कोई ख़ास रीज़न रही हो कि इन्हीं के ऊपर लिखना है? जी, सबसे पहले तो जो प्रतियोगिता थी उसकी एक कसौटी थी कि आप अनसंग वॉरियर्स, जिनके बारे में अधिक लोगों को नहीं पता, उनके बारे में आप लिखें। तो कहीं ना कहीं ऐसे में मेरी भी जिम्मेदारी बन जाती है। और अगर मैं देखूं तो मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी महिलाओं का अधिक योगदान रहा है, वो हर किसी के जीवन में। हाँ, तो मेरा ये लक्ष्य था कि मैं कहीं ना कहीं इस पुस्तक को महिला सशक्तिकरण के रूप में भी उपयोग करूं, कि उस समय जो आज़ादी के लड़ाई, स्वतंत्रता से पूर्व का समय था, उस समय इन महिलाओं ने जो तत्कालीन रूढ़ियां थी उनको त्याग कर, उनको छोड़कर एक कदम आगे बढ़ाया और स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया। अगर आप पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि दुर्गा देवी बोहरा ने तत्कालीन समय में भगत सिंह को लाहौर से कलकत्ता तक लाई थी, अंग्रेज की आंखों में धूल झोंक करके। जी, तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि उस दौरान महिलाओं को किसी अन्य पुरुष के साथ देखना भी एक बहुत बड़ी बात होती थी। तो उन्होंने तो पूरी पत्नी बन करके और पूरा वेशभूषा बदल करके आई थी वो। ये इसी में बात करते हैं डॉक्टर लक्ष्मी सहगल की। इनका सुभाष चंद्र बोस जी के साथ बहुत अच्छा नाता रहा है, थोड़ा सा बताएंगे इन लोगों के बारे में थोड़ा? जी, तो सरस्वती राजामणि की अगर हम बात करें तो ये भी आज़ाद हिंद फ़ौज से ही आती हैं और इन्होंने जो आज़ाद हिंद फ़ौज है इसे एक नर्स के रूप में ज्वाइन किया था, जिसके बाद इनके कार्य की सराहना करते हुए इन्हें सेना की जो ट्रेनिंग है उसमें शामिल कर लिया गया नेताजी के द्वारा। और इसके पश्चात इन्होंने एक स्पाई के रूप में कार्य किया। अंग्रेज़ों की छावनी थी, वहाँ जाकर ये जो महत्वपूर्ण दस्तावेज और सूचनाएं होती थी इन्हें पहुँचाती थी आज़ाद हिंद फ़ौज तक।
इसी तरह अगर हम बात करें दुर्गा देवी बोहरा की, बहुत बहादुरी का काम था उस दौर में जी। जासूस का काम करना, जी। वो भी महिला होकर महिला के, होकर। और अंग्रेज के शासन काल में, क्योंकि अंग्रेज इतने क्रूर थे कि अगर पकड़े जाने पर सीधे फांसी दे देते या फिर मौत के घाट उतार देते थे। जी। उस दौर में ऐसे करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इन्हें सबसे कम उम्र की जासूस होने की ख्याति भी प्राप्त है देश की। अगर हम बात करें दुर्गा देवी बोहरा, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इन्होंने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आदि के साथ कार्य किया, और इनके पति भगवती चरण बोहरा, इन्होंने भी देश के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया। ये बलिदान हो गए एक बम के परीक्षण के दौरान। हाँ। और तब भी इन्होंने अपने पति की मृत्यु के पश्चात भी ये लगातार कार्यरत रहीं ताकि देश स्वतंत्र हो सके, और स्वतंत्रता के पश्चात भी इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया। शहीद आज़म भगत सिंह के बारे में चर्चा है आपकी किताब में, और दुर्गा देवी का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल रहा है शहीद आज़म भगत सिंह के जीवन पर। थोड़े समय के लिए ही थे, लेकिन बहुत बड़ा योगदान रहा है। दर्शक, लेकिन हमारे जो ऑडियंस है या फिर ज़्यादातर लोग हैं, वो भगत सिंह को तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन दुर्गा देवी को नहीं जानती है। तो दुर्गा देवी के बारे में एक और बात कही जाती है कि दुर्गा भाभी के नाम से वो मशहूर थी। जी, दुर्गा इसके बारे में थोड़ा बताएं आप, तो बेहतर है। जी, भगवती चरण बोहरा की जो पूरी नौजवान भारत सभा थी या बाकी के जो दल थे, इनमें बहुत सम्मान की नज़र से उन्हें देखा जाता था। उन्हें सब भाई कहकर पुकारते थे। तो उनके विवाह के पश्चात सबने, जो दुर्गा देवी बोहरा हैं, इन्हें भाई, क्योंकि भाई का रिश्ता है, तो इन्हें भाभी कहना सबने शुरू किया, और ऐसा करते करते पूरे देश में उनको दुर्गा भाभी के नाम से ही जाना जाने लगा। और इसी तरह जो उनका पुत्र है सचिंद्र, उसको सब अपने भतीजे के रूप में देखते थे, क्योंकि भैया और भाभी का पुत्र है तो भतीजा हुआ। तो वो भी सबको ऐसे ही चाचा कहकर पुकारता था, ताऊ, ये सब कहकर पुकारता था। मुझे ये बताइए कि किताब को लेकर के अब थोड़ा आते हैं, बात करते हैं। ये जो किताब के बारे में आप, तो हम लोग बात कर ही रहे हैं कि इसमें ये खासियत है, इसको इसलिए पढ़ी जानी चाहिए। एक शॉर्ट में आप बता पाएँ कि ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए? जी, कहीं ना कहीं इसमें एक हमारे अंदर नैतिक कर्तव्य की भावना आ जाती है कि जो ये हमारे कहीं ना कहीं पूर्वज हैं, इन्होंने देश को स्वतंत्र कराने में अपना अमूल्य योगदान दिया, लेकिन इन्हें वो सम्मान नहीं प्राप्त हो सका जो अन्य सेनानियों को प्राप्त हुआ, और ये भी उसके उतने ही अधिकारी हैं उस सम्मान के। तो कहीं ना कहीं ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम इनके बारे में जानें और सहानुभूति व्यक्त करें, सम्मान व्यक्त करें। और कहीं ना कहीं अगर देखें तो मैंने और अन्य जो इस प्रतियोगिता में चयनित जो लेखक हैं, उन्होंने अपने हिस्से का योगदान इन पुस्तकों को लिखकर और उसके प्रकाशन के द्वारा दिया है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में जो दर्शक हैं या कोई भी इस देश के वासी हैं, उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो इन पुस्तकों को पढ़कर, और इन्हीं नहीं और भी कई पुस्तकें हैं, उनको पढ़कर, या जो भी अन्य जन माध्यम हैं या जानकारी के स्रोत हैं, उनके द्वारा इनके बारे में जानकारी जुटाएं और पढ़ें। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो ग्रंथ राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के द्वारा प्रकाशित हुए हैं, ये बहुत शोध की एक लंबी प्रक्रिया के द्वारा प्रकाशित हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण शोध ग्रंथ बनकर उभरते हैं। तो ऐसे में सबको इन्हें अवश्य पढ़ना चाहिए। अब मेरा सवाल थोड़ा किताब से हटकर है और किताब को लेकर के ही है। सवाल ये है कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग किताब पढ़ने में बहुत कम बिलीव रखते हैं, और ख़ासकर से वो मतलब उस एज के लोग, हमारे और आपके, चूँकि आप बता रहे थे 19 साल के, मेरा भी एज उसी के आसपास में है, लोग सोशल मीडिया पर ज़्यादा टाइम एक्सपेंड करते हैं। तो वैसे लोगों को क्या मैसेज देना, क्या कहना चाहेंगे? किताब, कितने लोग ऐसे हैं, कई लोग मुझे मिलते हैं, कहते हैं कि मैं किताब पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मन ही नहीं लगता है। तो कैसे अपने आप का मन को रसाया जाए, बसाया जाए किताबों में? जी, सबसे पहले तो यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात आती है, वो है आत्मानुशासन। अगर आपके भीतर आत्मानुशासन नहीं है तो आप ये जो फ़ोन या अन्य सोशल मीडिया का जो चुंबक है उससे अपने आप को छुड़ा ही नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं आत्मानुशासन होना तो बेहद आवश्यक है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है? ये आपको वही चीज़ें दिखाता है जिनमें आपकी रुचि है। और मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि हम पढ़ना तो चाहते हैं पर कहाँ से शुरू करें।
तो जिस तरह की सामग्री आपको आपका सोशल मीडिया प्रेषित कर रहा है, कहीं ना कहीं वो प्रतिबिंबित करता है कि आपकी रुचि किन विषयों में है। तो आप उन्हीं विषयों से जुड़ी हुई पुस्तकें पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप आपस में जो आपका फ्रेंड सर्कल है उसमें इन पुस्तकों की चर्चा करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपके मित्र किसी चरित्र विशेष के बारे में बात करेंगे तो आपके अंदर भी वो एक फीलिंग आएगी, भावना आएगी कि कहीं ना कहीं मुझे भी उसके बारे में अवश्य जानना चाहिए। और इन्फ्लुएंसर्स भी इसमें योगदान दे सकते हैं कि वो भी अपनी किसी प्रिय पुस्तक के बारे में बताएं और लोगों को पुस्तक पढ़ने के लिए प्रेरित करें। इतने कम उम्र में आप एक किताब लिख चुके हैं, आगे का क्या इरादा है? आप पत्रकारिता के, मुझे जानकारी मिली है कि आप पत्रकारिता के छात्र भी हैं, तो आगे का क्या इरादा है? जर्नलिज्म करना है, किताबें लिखना है, क्या करना है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे आमंत्रित किया, और ये मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आप मेरे सीनियर हैं और आप मेरा साक्षात्कार ले रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि पुस्तक लेखन में आगे मैं अपने भविष्य को कैसे देखता हूं, तो कहीं ना कहीं अभी मैंने नॉन फिक्शन में लिखा है, ये एक नॉन फिक्शन ग्रंथ है। मैं चाहता हूँ कि आगे मैं फ़िक्शन में योगदान दूँ। मैं कविता लिखने का शौक़ रखता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी कविताओं की पुस्तकें प्रकाशित हों, और अभी कहानी और नोवेल आदि के क्षेत्र में भी मैं अपना योगदान काम चल रही है क्या उस पर? जी, अभी ऐसे मुझे पता नहीं कि मुझे ऐसा कहना चाहिए, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं काम तो चल रहा है, लेकिन कितना समय लगेगा वो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि प्रकाशन की जो प्रक्रिया है वो बहुत लंबी प्रक्रिया है। मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, 17 वर्ष में मैंने ये पुस्तक लिखी थी और 19वें वर्ष में ये प्रकाशित 2 वर्ष लग गए थे ये, तो मैं समझ सकता हूँ। तो ये एक लंबी प्रक्रिया होती है। और अगर मैं बात करूँ पत्रकारिता में, अभी फ़िलहाल मुझे ऐसी रुचि नहीं है, मुझे अभी एकेडमिक्स में ज़्यादा ध्यान देना है, तो मैं चाहता हूँ कि अभी लंबे समय तक पढ़ाई चलती रहे। थोड़ा सा पर्सनल पूछना चाहूँगा मैं, जब ये किताब पब्लिश हुई होगी तो घर वालों का और रिश्तेदारों का और गांव के इलाकों का और स्कूल वालों का, इन सब मतलब जो रिश्तेदार है, कैसा रिएक्शन था उन लोगों का, मम्मी पापा खास तौर से? अगर मैं घर पे मेरे बहुत खुशी का माहौल था। एक आपके अंदर भावना होती है कि आप अपनी पुस्तक को छूकर देखते हैं, या घर वाले उस पुस्तक को छूकर देखते हैं और उसकी खुशबू लेते हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी भावना उनके मन में आती है। मैं विज्ञान से हूँ, विज्ञान का छात्र रहा हूँ कक्षा 11वीं और 12वीं में, और ये एक कांटे की टक्कर बन गई थी कि मुझे आर्ट्स के फील्ड में जाना है, या आमतौर पर थोड़ा छोटा देखा जाता है कि अगर साइंस से आप आर्ट में आते हैं तो कहा जाता है यार ये नीचे जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए एक ढाल बनकर खड़ी हुई है पुस्तक। और घर वालों, अगर मैं बात करूँ, मेरे घर वाले इतने अधिक प्रसन्न दिखाते नहीं हैं। मैं मानता हूँ कि वो बहुत प्रसन्न हुए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म उनके अंदर है, और मैं रहनी भी चाहिए, मानता हूँ कि इसी के कारण मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो वो दिखाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनका बहुत बहुत आभार। इस पुस्तक को प्रकाशित करवाने में उनका भी उतना ही योगदान है जितना मेरा इस पुस्तक के लेखन में। जामिया में आप पत्रकारिता के छात्र हैं, जामिया के प्रोफेसर हो गए या फिर क्लासमेट हो गए या फिर यहाँ के जो दोस्त हो गए, इन लोगों को जब मालूम चला होगा, चूँकि आप फर्स्ट ईयर, आप सेकेंड ईयर में आए, जब फर्स्ट ईयर में ही थे तो किताब पब्लिश हुई थी, तो कैसा यहाँ का माहौल कैसा लगा था, कैसे लोग रिएक्ट कर रहे थे? एक आदर की नज़र से देखा जा रहा था। प्रोफेसर्स बहुत ज़्यादा खुश थे, कहीं ना कहीं उनको भी गर्व की अनुभूति हो रही थी कि हमारा एक छात्र है जिसकी पुस्तक प्रकाशित हुई है। और अगर मैं बात करूं कक्षार्थियों की, तो वो भी बहुत प्रसन्न थे, उन्होंने भी उतनी ही हौसला अफजाई की। कहीं ना कहीं होती है एक भावना, प्रतिस्पर्धा की होती है, होनी भी चाहिए, लेकिन पॉजिटिव होनी चाहिए। जी, सकारात्मक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। लेकिन मैं अपने कक्षार्थियों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, किसी तरह का क्रिटिसिज्म नहीं किया, बिल्कुल तारीफ़ के पुल बांधे उन्होंने। अच्छा, बता रहे थे आपकी कविता लिखने का शौक़ रखते हैं, कुछ ऐसी कोई कविता जो अगर आप सुना सके या सुनाने में कंफर्ट हो? अभी नहीं, आगे बातचीत करते थोड़ा सा। अच्छा। तब फ़िलहाल मुझे ये बताएं कि ये इस किताब को लेकर के आप किताब तो लिख चुके हैं, कितने घंटा किताब पढ़ते हैं? प्रतिदिन अगर मैं बात करूं कि कुछ किताबें होती हैं, अगर दर्शन या फ़िलॉसफी या देखा जाए, जो ज़्यादातर नॉन फिक्शन की पुस्तकें हैं,
उन्हें कहीं ना कहीं आपको एक निश्चित दैनिक प्रक्रिया का पालन करते हुए पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो रोचक नहीं होती हैं, इतनी अधिक रोचक नहीं होती हैं। तो प्रतिदिन 1 से 1.5 घंटे मैं ऐसी पुस्तकों को पढ़ता हूँ। और अगर बात करूँ मैं नॉन फिक्शन की, तो कथा रोचक है तो वो 2-3 दिन में ही समाप्त हो जाती है वो पुस्तक। अच्छा, आखिरी के 2 सवाल, जैसे कि मैंने पहले कहा कि कुछ कविता सुना सके तो सही है, तो कुछ सुना सकते हाँ, मैं कविताएं लिखता हूँ। तो अच्छा, डायरी लेकर के मैं आए? लेकर इसीलिए आया था अच्छा। कि आप पूछ सकते थे। हाँ हाँ बिल्कुल। तो एक कविता की चंद पंक्तियाँ सुनाता हूँ मैं जी, जी, आपको। इस कविता का नाम है अभाव, ये अच्छा, मैंने लिखी अभाव। है। मैं रद्दी से चुनकर मीनारे सजा दूं, मैं कागज़ की कश्ती पर दुनिया बसा दूं, जो पर्वत से निकले विचारों की गंगा, मैं झट से उतर कर एक डुबकी लगा लूं। अरे वाह। यहाँ कोई मुझसा तो प्यासा नहीं है, न मेरी नियति सा कुहासा कहीं है। कोई मेरा जीवन उजालों से भर दे, बसते किताबों सवालों से भर दे। अरे वाह। कुटिल बंधनों में फंसी है पताका, तुम आज़ाद अंबर में इसको उड़ाओ। अरे वाह। जीवन के गीतों में मैं भी तो झूमूं, अभावों के चंगुल से मुझको छुड़ाओ। बहुत खूब, बहुत खूब। अभाव यानी कमी, जी, यही होता है ना अभाव का अर्थ। तो मैं कह सकता हूँ कि जो, जैसा कि आप बता रहे थे कि मेरे सीनियर, तो मैं कह सकता हूँ मेरा जो जूनियर अनूप है, मल्टी टैलेंटेड है। किताब भी लिखते हैं, कविता भी लिखते हैं, पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं। पिछले दिनों मैं देख रहा था कि जो भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके कार्यक्रम में भी आप गए थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, उनके भी कार्यक्रम में आप गए थे। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक लास्ट आखिरी में ये पूछना चाहता हूँ, ये जो किताब है आपकी, अगर हमारे जो ऑडियंस में से जो परचेज़ करना चाहते हैं वो कैसे परचेज़ कर सकते हैं? इस पुस्तक को आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के माध्यम से ख़रीद सकते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की आधिकारिक वेबसाइट से भी आप इन पुस्तकों को खरीद सकते हैं। वैसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस किताब की जो लिंक है, चाहे अमेज़ॉन पर या फिर फ्लिपकार्ट पर, वो मैं वीडियो के कमेंट में पिन करके रख दूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी रख दूँगा। अनूप, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है। खूब आगे बढ़िए, हम सब आगे बढ़ें, यही इसी कामना के साथ इस इंटरव्यू को एंड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकालने के लिए। धन्यवाद। चलिए।